अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी और सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास। आज पार्लियामेंट में भी बात हो रही है जजों के एहतसाब की, मगर तरीक़ाकार कुछ ऐसा अपनाया जा रहा है जिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कुछ मालूमात तलब की हैं किसी एक जज की, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने एक बार फिर पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का जायज़ा लिया। उस कानून को इसके वजूद में आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मुअत्तल कर दिया था। और तीसरी अहम बात, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक सीनियर फौजी अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब भी आ गया है और फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो कयूम सिद्दीकी साहब, क्योंकि थोड़ा सा ये कानूनी मसला है, फिर हम मज़हर साहब की तरफ भी जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके तरफ से कहा गया है FBI को, नादरा को, हाउसिंग मिनिस्ट्री को कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके जो प्लॉट हैं या उनका जो डाटा है प्रॉपर्टी या उनके जो टैक्स रिटर्न है या उसकी इंफॉर्मेशन वो मांगी गई है। बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि ये तो बाकायदा तहकीकात हो रही हैं बज़ाहिर एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ख़िलाफ़। हम चाहे उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन आइन और कानून में तो ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ाइसा के केस में कहा था कि अगर वाहिद इदारा कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में छानबीन कर सकता है तो वो जुडिशल काउंसिल है। आर्टिकल 209 के तहत कोई और इदारा ये काम नहीं कर सकता। तो ये आज तो अता तारड़ साहब जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने भी कुछ बातें की। पहले उनको सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ हम आते हैं। नकवी साहब के खिलाफ करप्शन का मुंह बोलता सबूत, कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, यही तासुर है। वो समाज के लिए मुकर्रर ना किया जाए, इतने इल्जामात किसी और पे लगे होते, वो ये जिसारत ही ना करता कि वो बेंच में शामिल हो। तो क्या वजह है कि आर्टिकल 209 को आपने इनफेक्टिव कर दिया है? आइन की इज्जत की होती तो आप खुद भी अलहदा होते, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी अलहदा करते और बाकी 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना देते। पब्लिक अकाउंट कमेटी टैक्स के मामलात पे छानबीन कर सकती है। और यही FBI का इदारा था कि जब एक ब्रदर जज की बेगम साहबा को कटहरे में खड़ा करके इसी FBI से तहकीकात कराई थी। जब आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। जब तक पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, ये मामला जारी रहेगा। तो कयूम साहब आप भी उधर मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। तारड़ साहब इतना रोला डाल रहे हैं तो हुकूमत रेफरेंस भेज दे आइन की आर्टिकल 209 के तहत। रेफरेंस तो भेज नहीं रही है, कहते हैं सदर साहब रोक देंगे। तो भाई कितने दिन रोकेंगे? 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद रेफरेंस तो भेजना पड़ेगा। तो ये जो हुकूमत शोर डाल रही है अता तारड़ साहब की सूरत में, तो आपको लगता नहीं है कि खुद हुकूमत ने आर्टिकल 209 को इनफेक्टिव कर दिया है? मतीउल्लाह जान साहब, ज़ाहिर है हुकूमत को खुद भेजना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर वो शायद ये इन्हीं सवालात के ऊपर ये कहते हैं कि जो वो सदर जो है वो रुकावट है, वो कर देगा, वो कर, तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट भेज दे। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, आइन के तहत तो सदर का ही रेफरेंस होता है ना, लेकिन सदर कितना रोकेगा? 10 दिन, 2 महीने से तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मतलब मीडिया ट्रायल हो रहा है तो रेफरेंस ही भेज देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग ही है ना प्रेसिडेंट के ऊपर। 10 दिन रोकेगा सदर, 20 दिन रोकेगा? हाँ, भेजना पड़ेगा। तो बस ये मेरा ख्याल में हुकूमत चाहती है कि इनका काम ये कोई और कर जाए, मतलब हम जो है वो इसके ऊपर खेलते कूदते रहे। मतलब संजीदगी तो कोई नहीं आपको? मुझे नहीं लगता कि कुछ संजीदगी है, शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये तो मीडिया ट्रायल है ना, आप जज के ऊपर बजाय इसके कि आईनी इकदाम काम करें। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। मतलब इसमें अब आया हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से रेफरेंस आया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो देखना तो चाहिए कि डिमांड ये होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल एक बड़ा पाकिस्तान की वकला की एपेक्स बॉडी है, वो एक संजीदा फोरम है और उसको जो है चाहिए कि वो एजिटेट करे कि जनाब जिसके भी खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है वो रेफरेंसेस जो है वो समाज के लिए मुकर्रर करें। हाँ, मतलब है कि वो उस पर दूसरी तरफ ये भी है तो 2 फाजिल जज साहबान जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो भी लिख चुके हैं कि जनाब एक जज जो है उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात आए हुए हैं, या तो आप उनका जो है वो कार्रवाई करके अगर इल्ज़ामात गलत हैं उसको ख़त्म करें, बसूरत दीगर आइन जो कहता है उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाए। तो ये ना करना भी जो है ये भी एक तरह से सिखाशाही है ना,
कि मतलब हाँ ठीक है, मेरा इख्तियार है, मैं करूं या ना करूं। बहरहाल ये कि हम पब्लिक अकाउंट कमेटी में मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेरा ख्याल है कि बहुत शायद वो अपने जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात से निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस वक्त आइन और कानून किसी के शायद मद्देनज़र नहीं है, ना उधर ना इधर, और वो हर कोई जो है ना अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहा है, और यही एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत है। अच्छा, मगर अब्बास साहब, अता तार साहब ने यह भी कहा कि शायद पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक शिकायत करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। मतलब पूरी पार्लियामेंट को एक शिकायती बना दिया उन्होंने एक जज के खिलाफ। तो इस तरह का उन्होंने कमिटमेंट तो की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा। तो आपको कैसा दिख रहा है, क्या पार्लियामेंट या उसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी आइन और कानून के मुताबिक बिहेव कर रही है या मकसद कुछ और है? देखिए, मसला ये है कि अगर पहली चीज़ ये कि अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वैसे कितने फैसले किए हैं, मुझे नहीं है, क़य्यूम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इतने सालों में किसी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले आए हों, राइटली या रॉन्गली उन्हें बरी किया गया हो, यानी उससे बरी ज़िम्मा करार दिया गया हो, या कोई जो है सज़ा हुई हो, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत इफ़ेक्टिव बॉडी रही है। और इसको देखने की बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि जज के ऊपर, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, जब इल्ज़ाम आता है तो बहुत सीरियस मैटर है, उसको बहुत सीरियसली और बहुत प्रॉम्प्टली उस पर रिएक्ट होना चाहिए। यानी अगर फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट का कोई रेफरेंस आता है तो उसको आप पेंडिंग नहीं रख सकते। इसलिए पेंडिंग नहीं रख सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो केसेस सुन रहा है, वो बहुत से मुकदमात को सुन रहा है, और कल फर्ज करें उसी जज पे मिसकंडक्ट पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला कर देती है, तो वो जो उसके फैसले हैं उन सब पे क्वेश्चन उठ जाएगा। लिहाजा जब भी किसी जज के हवाले से एक संजीदा रेफरेंस आए प्रेसिडेंट की तरफ से, तो पहली चीज़ ये कि उसको प्रॉम्प्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए, और उस वक्त तक उस जज को किसी भी केस में नहीं बैठना चाहिए। और उसकी यही वजह है बुनियादी तौर पे, क्योंकि क्वेश्चन उठ गया है किसी जज के हवाले से। मगर अब्बास साहब, मैं ये क्लियर कर दूं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और काजी फायज़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जब तक किसी जज के खिलाफ शिकायत का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। और यही वजह बनी थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सस्पेंड करने के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर आईनी है और उनको काम से नहीं रोका जा सकता था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, बिल्कुल काजी फायज़ा केस में नहीं, वो दूसरा केस है, 5 मेंबर बेंच है, जस्टिस अजमत शेख का। हाँ, उसके बाद फिर जो उनका लेकिन क्या नहीं, लेकिन बेसिक सवाल यही है ना कि किसी ऑफिसर पे, किसी शख्स पे, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर किसी शख्स पे मिसकंडक्ट का कोई इल्जाम लग जाए तो क्या मॉरली उसको अपने आप को उस वक्त तक डिटैच नहीं करना चाहिए कि जब तक वो क्लियर ना हो जाए? ये मॉरली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस तरह तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह तो फिर अगर हम जुडिशरी देखें 17 जज साहबान है, कोई ना कोई आके रेफरेंस डाल देगा और फिर आप कैसे कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएंगे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल वो उस पे रेफरेंस की सैंक्टिटी क्या होती है? अब ये जो इस वक्त पार्लियामेंट में बातचीत, अच्छा नहीं मदर साहब, ये मैं वजाहत कर दूं कि जो रेफरेंस होता है वो हुकूमत की तरफ से सदर के जरिए जो भेजा जाता है वो आईनी रेफरेंस होता है जिसका सुप्रीम कोर्ट पाबंद होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो अखलाकी तौर पे जज को खुद ही फैसला करना होता है, वो करे, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे उसको रोका नहीं जा सकता। वो आपकी बात ठीक है, अखलाकियात की बात। दो तरह के रेफरेंसेस जो हैं बहुत तेजी से चलते हैं, एक सदारती रेफरेंस और दूसरा वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद नोटिस ले, इसलिए खुद भी होता है। तो अच्छा कहियो मैं एक और आम सवाल, आज पार्लिमानी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कुछ अफसरान को भी तलब किया था, FBI को अफसरान को भी तलब किया था, और टैक्स का रिकॉर्ड मांगा जा रहा था। काजी फायज़ा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि क्या जज का टैक्स का रिकॉर्ड FBI जो है पब्लिक कर सकती है, किसी से शेयर कर सकती है? किसी का भी पर्सनल, किसी का भी, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है, मतलब जो टैक्स के आपकी हैं वो अंडर द लॉ जो है ये प्रोटेक्टेड है। आप नहीं, ये कोई किसी का वो नहीं है कि आप उसको करें अनलेस एंड अनटिल आप अपना विलिंगली पेश करने के लिए तैयार हो। लेकिन किसी इदारे को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता है ये। मगर एक और असूल तय हुआ था
कि जो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपने फैसले में लिखा था कि एफबीआर को खुद भी ये इख्तियार है कि वो किसी जज को या उसके अहलिया के अहल खाना के टैक्स के रिकॉर्ड का आज खुद नोटिस जारी करके उनसे पूछ नहीं, वो दूसरी चीज है। वो एक अख्तियार है एफबीआर का। एफबीआर का इख्तियार है कि जब आपके पास टैक्स के रिटर्न्स के लिए कि भाई आपके ये एसेट हैं, इसको जस्टिफाई करें, वो एफबीआर की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि और टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर के हवाले से कि जी फलां ईयर्स के अंदर आपने इतना टैक्स दिया था या अब आपके एसेट्स ये हैं तो टैक्स वो एफबीआर कर सकता है। दैट इज एफबीआर की अपनी एक्सक्लूसिव डोमेन है, टैक्स पेयर नॉट एज अ जज। आपके या मेरे या किसी जज के कोई और दूसरा इदारा विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकता। वो प्रोटेक्टेड है। मसला पैदा तभी होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा अपने बुनियादी मालूमात भी अवाम को देने के लिए तैयार नहीं होता, और अभी भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब ये जो मालूमात तक रसाई का जो कानून है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके तहत जो जजों के बारे में मालूमात मांगी गई हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उस कानून के दायरे में नहीं आती और हाई कोर्ट में अभी वो केस पेंडिंग है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वो तमाम बुनियादी मालूमात खुद ही रज़ाकाराना तौर पर वेबसाइट पर डाल दे जो भी पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की साख पे सवालात भी नहीं उठेंगे। तो अब अगले सेगमेंट में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 मौजूद जजेस पार्लियामेंट के बनाए उस कानून को मुअत्तल तो कर चुके हैं, मगर अभी ये फैसला बाकी है कि क्या चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियार को पार्लियामेंट एक कानून के ज़रिए ख़त्म कर सकती थी या फिर उसको तकसीम कर सकती थी मज़ीद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। बात करते हैं पार्लियामेंट के कानून की मुअत्तली के हवाले से। आज 8 रुकनी बेंच में होने वाली समाअत से मुतल्लिक़ जिसमें हुकूमत ने अब फुल कोर्ट का मुतालबा किया, यानी तमाम 15 जजेस जो हैं वो इस मामले को देखें, और अभी इस हवाले से दलाइल जारी हैं। मगर मज़र अब्बास साहब, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की लाहौर में एक तकरीब में जो मुख्तसर उन्होंने एक खिताब किया था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर वो खिताब आप सुने, फिर उसके ऊपर एक सवाल है आपसे जो करेंगे। Justice Cornelius, he was a simple man. He was to retire in May of 1968, but his colleague Justice S.A. Rahman, who had worked with him for years in the Supreme Court, was to retire before then. So in order that Justice S.A. Rahman may become Chief Justice also, do you know what Justice Cornelius did? 2 months prior to his retirement, he resigned from office. He sacrificed. This was a man who had the capability to give and to share. These are the qualities which I submit respectfully judges must have if they have to do justice. बड़े आदमियों का तकरीरों में नाम लेने से मुकर्रर बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मतलब अब्बास साहब, आपने सुना जो मंतक और लॉजिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दे रहे हैं कि ही वॉज अ सिंपल मैन, और उन्होंने कुर्बानी दी। उनके नज़दीक जो है जल्द रिटायरमेंट जो है बहुत बड़ी कुर्बानी है, और किसके लिए? ताकि उनका साथी जज जो है वो 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन जाए। अब मालूम नहीं जस्टिस एस ए रहमान इसको कितना बड़ा फेवर समझ रहे होंगे, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मंतक है जस्टिस AR कॉर्नेलियस के इस कंडक्ट के या फैसले के हवाले से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी कह रहे हैं कि अगर वो जल्द रिटायर हो जाएं और जस्टिस काजी फाजीसा जो कि 2 महीने में 12 रिटायर नहीं हो रहे, तो वो ज़रा ज़्यादा अर्सा चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो ये उमर अता बंदयाल साहब भी किसी कुर्बानी देने के मूड में लगते हैं आपको? एक और मिसाल भी दे सकते थे वो जस्टिस जोराब पटेल की। जब जस्टिस जोराब पटेल ने ये फैसला किया कि वो PCO के तहत हल्फ नहीं लेंगे, तो वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने वाले थे, और वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी जोराब पटेल की। और जोराब पटेल उन जजेस में थे कि जिन्होंने ज़ाहिर डिसेंट किया था, वो तो सबको पता है, लेकिन उसके बाद उन्हें ये अप्रोच भी किया गया था। रिव्यू जब फाइल हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में, तो ये जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में लिखा भी है कि अनवारुल हक ने उनको उनके पास भेजा
और उनसे कहा कि अगर जो डिसेंडिंग जजेस हैं वो इस चीज़ को मान लें कि भुट्टो वॉज गिल्टी, तो उसको डेथ सेंटेंस के बजाय हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जोराब पटेल ने कहा कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो पहला फैसला है कि ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज नॉट गिल्टी, उस फैसले को मैं अपने फैसले को बदलूं और मैं ये कहूं कि वो गिल्टी थे और उसकी बिना पे उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए। अब इसको देखने के दोनों अंदाज हो सकते हैं, लेकिन जो जस्टिस जोराब पटेल का प्रिंसिपल पोजीशन थी कि ही वॉज नॉट गिल्टी, वो उस पोजीशन पे खड़े रहे। तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा हमारे जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, तो ये किस किस्म के सूरत हाल से दो चार हैं? ये उन्हें चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस जोराब पटेल और इस तरह के बहुत से जजेस की मिसालें वो उस फुल कोर्ट मीटिंग में रखें और फिर तय करें कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, कईयों की बहुत बड़ा एक सवाल है, या जस्टिस मुनीर की तरह चलना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चाय की प्याली के ऊपर कमेटी रूम के अंदर फुल कोर्ट इजलास तो बुला नहीं सकते, तो फुल कोर्ट अदालत लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि ये केस जो पार्लियामेंट के कानून का केस है, चीफ जस्टिस के अख्तियारात का, ये इसके लिए फुल कोर्ट अदालत नहीं लगा पा रहे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मतीउल्लाह जान, जिस तेज़ रफ्तारी से बिल की हालत में ही बेंच बना के और उसको शाम को पिटिशनें आई और अगले दिन फिक्स कर दी गई और फिर उसके ऊपर जो है बग़ैर खामोशी से इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को सुन के और फिर जो है वो एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया 8 सफ़ात वाला। तो उसमें जो कुछ लिखा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है और सारा कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसका ताल्लुक फुल कोर्ट इजलास भी ना बुलाने से इसका भी ताल्लुक बनता है फुल कोर्ट अदालत का? मैं उसी तरफ अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस तरफ आ जाता हूँ। आपको पता ही है कि किस किस्म की तकसीम हो रही है, क्योंकि फुल कोर्ट बनाने का बात जो है वो इस पे नहीं हो रही थी, बल्कि वो उस वक्त शुरू हुई थी जब आज खुद नोटिस लिया था उन्होंने इंतखाबात कराने के हवाले से 90 दिन के अंदर, मुजाहिर नकवी और उनका, और वहाँ से जो है बात चली और फिर 3 9 रुकनी बेंच बना और फिर 3 पे आके ख़त्म हुआ। तो उस पे भी मुसलसल यही कहा जा रहा था, क्योंकि अगर ये एक इंतहाई अहम मामला है तो फुल कोर्ट बना लिया जाए। लेकिन उस दौरान में जो 4 जज साहिबान के नोट आए, उन नोट्स ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें खोल दी। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो जजमेंट आई 184(3) की, जिसको उन्होंने रजिस्ट्रार के ज़रिए से उसका जुडिशल इफेक्ट ख़त्म करने की कोशिश, तो वो जो ये तो इजहार था, लेकिन ये तकसीम बहुत पहले से थी। इजलास कोर्ट इजलास कमेटी रूम में चाय की प्याली पे क्यों नहीं जजेस इकट्ठे हो पा रहे और कितने अरसे से? मतीउल्लाह जान साहब पिछले 3 साल से, मतलब जस्टिस गुलजार के सारे टेन्योर के अंदर सिर्फ आसिफ खोसा साहब के लास्ट लेग पे जो है वो हुआ था, और उसमें भी ये 184(3) के हवाले से कि हमें रूल्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए, अपील का हक देना चाहिए, कौन सा बेंच सुने और उसके बाद उसकी अपील कौन सा बेंच सुने। तो उसके बाद से ये, जब से ये चीज आई है, फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं हो पा रही, अदालत में तो जहां ये है वहां पे जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो रेफरेंस आया, मेरा ख्याल उस रेफरेंस के बाद जो मजीद उसमें तकसीम आई, और वो तकसीम अब बड़ी तौर पे वाज़ेह है, और अब कभी 6 रुकनी बेंच बनता है और 5 रुकनी बेंच बनता है और कभी 8 रुकनी। अच्छा, अब जो तो ये वो 8 रुकनी स्ट्रेंथ है। हालांकि अगर फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली जाए तो उसमें भी तो 8 आपके उसमें फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो मीडिया का पेश हो जाता है। बट नहीं, नून लीग की तरफ से जो वकील आज पेश हुए एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने जो बराह रास्त चीफ जस्टिस के ऊपर भी एतराज़ किया, और इस हिसाब से नहीं कि वो बायस हैं, उन्होंने एक असूल वज़ा किया। और एडवोकेट सलाउद्दीन के जो इस्तदा थी उसके मुताबिक, चूँकि इस मामले का ताल्लुक बेंचों की तश्कील और चीफ जस्टिस के स्वाबदीदी अख्तियारात की तफवीज़ और तकसीम से है, इसलिए ये मुनासिब ना होगा कि इसकी समाअत एक ऐसा 8 रुकनी बेंच करे जो खुद चीफ जस्टिस साहब का मुकर्रर करता है और उसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं। हमें किसी भी ऐसे तासुर से गुरेज करना चाहिए कि जिससे महसूस हो कि बेंच की तश्कील में चीफ जस्टिस की मखसूस सोच कार फरमा है।
गुज़श्ता कुछ साल में सुप्रीम कोर्ट के बेशतर हाज़र सर्विस और रिटायर्ड जजों ने भी बेंचों की तश्कील के मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर जो एतराज़ है नून लीग का, ये किस हद तक जायज़ है आपके ख्याल में? देखिए, उन्हें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल है इसमें बेसिकली तो चीफ जस्टिस की पावर्स अगर कर्टेल करने की बात है तो क्या खुद चीफ जस्टिस को उस बेंच में बैठना चाहिए? जो उसूल साल से हम देखते आ रहे हैं, नॉट बिफोर मी वाला, उस उसूल को यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए था, और बेहतर होता कि अगर चीफ जस्टिस खुद इस बेंच का हिस्सा नहीं होते। बाकी देखिए, सीधी सी बात है, आप आज के भी जो रिमार्क्स हमने पढ़े हैं या देखे हैं टेलीविज़न पे, उसमें दो चीज़ें क्वेश्चन की जा रही हैं कि जी आप क्या चाहते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ जाएं, आप क्या चाहते हैं, इसका मतलब है अंदरूनी इख्तलाफात का इतराफ़ भी नज़र आता है उसके अंदर, और इख्तलाफ होना कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये बिल देखिए उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल हो गया था जब आपने, अभी बिल जो है कानून नहीं बना था और आपने उस पर स्टे दे दिया था। अब स्टे भी जब उसको भी, उसमें भी चीफ जस्टिस थे। अब मैं खुद अपने ही खिलाफ आने वाली कोई भी पिटीशन पे खुद जज कैसे हो सकता हूँ? मुझे कम से कम ये बात नहीं समझ में आ रही। मेरा ख्याल है किसी भी सूरत में इस बेंच का, और आम तौर पे जो बेंच बनती हैं उसका भी हिस्सा वो ऑड नंबर्स होती हैं। ठीक, बिल्कुल सही। और ये 8 बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें तो बहुत मुश्किल है कि कोई इतना टफ कंपटीशन हो कि एक बराबर हो 4 बेंच का। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जजों के अंदरूनी इख्तलाफात की कोई अहमियत नहीं है जब मामला आइन की तशरीह का हो और इस कौम के मुस्तकबिल का हो। तो अंदरूनी इख्तलाफात अगर हैं सामने आने चाहिए। ये ज़्यादा अहम है कि आइन की तशरीह हो और पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह और ठोस फैसला दे। अगले सेगमेंट में हम चलेंगे कयूम, इमरान खान की तरफ से कुछ इल्ज़ामात संगीन जो लगाए गए थे किसी सीनियर फौजी ऑफिसर के ऊपर, उसका जवाब भी आया है। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से सीनियर फौजी अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब कुछ देर पहले ही फौज के तर्जुमान की तरफ से भी आ गया है, जिसका कहना है कि चेयरमैन PTI ने बगैर किसी सबूत के हाजिर सर्विस आला फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है। तो कयूम साहब, वैसे ये बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम से क्या मुराद? कुछ सबूत के साथ भी इल्ज़ाम होता है? और एक शख्स फ्रेंकली स्पीकिंग जिस पे कातलाना हमला हुआ है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो वो अगर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। 2 दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफ़ा इनके पीछे जनरल था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। तो कयूम, ये देखें, साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके FIR भी नहीं कटी। ये और बात है कि उनका अपना वज़ीर आला था जिसका पार्टी का सदर बना दिया है, तो वो इल्ज़ाम भी ना लगाए। बिल्कुल लगाए। इसमें मेरा इल्ज़ाम का दरख्वास्त दे ना। देखिए ना, बात ये है कि मतीउल्लाह जान साहब, हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक कानूनी तरीक़ाकार है ना। हाँ, हमने पॉलिटिक्स करनी है या वाक़तन हम संजीदा हैं कि कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस सिस्टम के अंदर आए, तो फिर आप दरख्वास्त दे के देख लें। अगर दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या फिर जाहिर है कि कोई ना कोई कानूनी तरीक़ाकार वजह होगा ना। मतीउल्लाह जान, आप जब भी किसी रिस्पॉन्सिबल, अभी हम मज़ाहिर नकवी साहब की बात कर रहे थे, तो उसके नज़दीक भी है ना, कोई कानून है, कुछ सारा कुछ है, कोई आइन है, कुछ सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो एक शख्स जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म रहा हो, उसको एक, आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो हवा के अंदर जो मर्जी करता है? अभी उन्होंने, आप खुद बताइए कि इमरान खान साहब ने अमेरिकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद वो इल्ज़ाम आके हुसैन हक़ानी पे टिका। तो अब ये किन चीज़ों के ऊपर? मोहसिन नकवी से होता हुआ, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे।
मतलब ये लतीफ़ा बन गया था कि वो अख्तर लावा पे होने तक आके रुकेंगे। तो जब आपकी एक पब्लिक रेप्यूट इस किस्म की हो तो फिर आप कुछ भी कहें तो मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। जी मदर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है अगर साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनकी FIR भी नहीं कट रही और अरशद शरीफ के कत्ल की भी FIR भी नहीं कट रही, जिस मुल्क में FIR ना कटे और जिस मुल्क की हुक्मरान जमात सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम लेके करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? देखिए, पहली चीज़ मती ये है कि FIR अगर नहीं कटती है तो वो जो शख्स है वो हाई कोर्ट को रुजू कर सकता है सेशंस में, फिर उसके बाद आगे ठीक है सेशन में कि आप मेरी FIR नहीं कट रही, और वो कोर्ट जो है वो कोर्ट हुक्म दे सकता है कि FIR काटी जाए। तो इमरान खान साहब ने वो जो प्रोसीजर है वो शायद अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन FIR कटवाना, FIR काटना और FIR लिखवाना ये इमरान खान का राइट था, क्योंकि उन पर अटैक हुआ था। और अगर FIR काट दी जाती और उसके बाद एक JIT बनाई जाती, इन्वेस्टिगेशन होती, तो फिर इमरान खान साहब पे कानूनी और आईनी तौर पे लाजिम होता कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और बल्कि सरकारी अस्पताल के मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी बनवाएं। ये भी एक मसला, वो सारी चीजें क्योंकि फिर वो इमरान खान पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त जिसने भी ये फैसला किया कि FIR नहीं काटना, वो गलत फैसला था। ये वैसे ही फैसला था कि जैसे आसिफ जरदारी के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की पोस्टमार्टम नहीं होने दी। हाँ, मतलब मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो भी पोस्टमार्टम होना चाहिए था। उसकी बहुत सीधी सी बात है। अगर पोस्टमार्टम तो ऐसी चीज होती है कि वहाँ अगर आपको ये, और उस केस में तो बिल्कुल पोस्टमार्टम जरूरी था। यहाँ भी FIR अगर कटती, इन्वेस्टिगेशन होती, तो इमरान खान मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि सबूत फिर उन्होंने देने थे। उन्होंने बताना था कि उनके पास ऐसी क्या मालूमात थी, वो मालूमात कहाँ से आई थी, जिसकी बिना में उन्होंने स्पेसिफिक नेम्स लिए। और अभी जब उन पे हमला हुआ था, मेडिको लीगल का एक तरीकाकार है, सरकारी अस्पताल से होता है, तो वो क्यों सरकारी अस्पताल के अंदर जाके मेडिको लीगल कराने के लिए तैयार नहीं थे? नहीं, ये बिल्कुल कराना चाहिए। उसके बगैर तो आपकी वो एविडेंस कबूल ही नहीं की जा सकती जब तक सरकारी अस्पताल। लेकिन आज भी जब ISPR ये बात कर रही है और ये कह रही है, तो फिर हुकूमत को एक जुडिशल कमीशन या कमीशन बनाना चाहिए ना। इस पूरी चीज को तहकीक के जरिए ही आप हल कर सकते हैं। बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर इमरान खान साहब के ऊपर होगा। उन्हें ये बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शख्स मुझे कत्ल करवाना चाहता है, और इसका नाम याद रखना। ये जो पोर्शन ऑफ हिज रिमार्क्स है, ये इसको हुकूमत को, हर किसी को इसलिए संजीदा लेना चाहिए कि इसकी तहकीक हो, इमरान खान सबूत दें, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको ये इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं और बहुत उनके बकौल। तो इसको आप मंतकी अंजाम तक सिर्फ उस सूरत में पहुंचा सकते हैं कि आप केस रजिस्टर करें, इमरान खान की FIR रजिस्टर करें, तहकीक करें, इमरान खान सबूत दें, ताकि ये बात मंतकी अंजाम तक पहुंचे। कईम सदीकी साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो है जिसकी बुनियाद पे वो इतने एतमाद से एक सीनियर अफसर का नाम ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके ख्याल में ये सिर्फ सियासत ही हो रही है? मतीउल्लाह जान साहब, चाहे ये सब कुछ हो, ठीक है ना, मुझे बताएं लीगल प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 10A का इस आइन से निकाल देंगे आप? हो सकता है कि उनके इल्ज़ामात के अंदर 200% सच्चाई हो सकता है उसके अंदर 1000% एग्जेजरेशन हो, ठीक है, लेकिन तरीकाकार क्या है? राइज तो वो कानून है जिसके तहत आपने चलना है या नहीं है, या इमरान खान साहब के लिए कोई और कानून आएगा और जिनका नाम ले रहे हैं उनके लिए कोई और कानून है? अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता है कि 199 की प्रोटेक्शन भी है, जहां पे जिस तरफ इशारा है उधर, लेकिन इसके बावजूद आपका 199 की फौज के हवाले से, हाँ, मतलब उनके खिलाफ कोई आप जी हाँ, अगर कोई शिकायत होगी, चले आप मौजूदा आर्मी चीफ को तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, कि भाई जनाब ये है, ये चीजें हैं, ये सारा कुछ है। अगर वो नहीं करना चाह रहे, आप किसी लीगल प्रोसेस के अंदर नहीं आना चाह रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर आप आड़ लें कि जहाँ ये जो हमारा यहाँ का निज़ाम इंसाफ है, ये तो है ही बोदा।
अच्छा जी, आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें तो आप कहें कि जी मैं थोड़ी सी, अब डेफामेशन के ऊपर कितने इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगाया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर लगाया, ख्वाजा आसिफ इनके खिलाफ है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे लगाया, वो उनके डेफामेशन के केसेस हैं। सो एक बंदे की आप माजी भी तो देखते हैं ना कि जनाब इसका माजी क्या है, क्या ये चल ठीक है, लेकिन ये तो माजी जिसके ऊपर माजी मैंने और आपने देखना है। इमरान खान साहब ने मासवाए इल्जामात के, मतीउल्लाह जान साहब उनकी सियासत के अंदर और है क्या, सिर्फ इल्जामात निकाल दें, मगर इमरान खान साहब की सियासत जो है ना धड़ाम से निकलेगी। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये माजी की उनकी साख क्या है, ये अदालत ने देखना है, पुलिस ने देखना है, हम बैठ के बातें करते रहे। मतलब साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था 18 अक्टूबर वाला जो वाकया हुआ था 2007 में, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 4-5 ताम लिए थे ना और एक लेटर भेजा था, तो क्या हुआ? लेटर कन्वर्टेड इनटू एन FIR। वो जो अटैक हुआ था उसमें जिनके नाम लिए थे उनमें जनरल हमीद गुल का नाम था, उसमें चौधरी परवेज इलाही का नाम था, उसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह का नाम था, उसमें जनरल मुशर्रफ का नाम था। वो बाद में कन्वर्ट हुई थी ना इनटू एन FIR। तो फिर हुआ क्या? मतीउल्लाह जान, आपको याद है मिसिंग पर्सन के अंदर कामरान आदिल यहाँ पे SP थे और जनरल शफकात के ऊपर एक बात आई थी आमना मसूद जंजुआ की जो अली के हस्बैंड थे उनके हवाले से, तो वो SP साहब याद है आपको, उनको इन्वेस्टिगेट करने गए थे, उनसे बयानात कलमबंद हुए थे। अब क्यों नहीं हो सकता? तो आप शिकायत तो लेके आए नहीं, वो तो कर रहे हैं, FIR ही नहीं काट रहा कोई। FIR के लिए मुद्दई तो चाहिए ना, तो मुद्दई तो कह रहे हैं, मुद्दई देख के क्यों नहीं दे रहा? पुलिस उनके पास जाए, उनका बयान रिकॉर्ड करे। सो मोटो इख्तियार है FIR दर्ज करने का, तो ठीक है। इतना बड़ा वाकया हुआ है, पुलिस उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही? स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई ना, बात ये है कि वहां पे जो सारा कुछ था, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं या पिछले वाकये की बात? मैं हमले की बात कर रहा हूं। हमले की बात कर रहे हैं ना, हमले की बात, वहां पे इन्हीं की हुकूमत थी और ये सारा कुछ था, और वो सदर हैं। अब देखना ये भी है कि परवेज इलाही का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि पार्टी के सदर है, क्योंकि बामुकाबला पार्टी के चेयरमैन। हाँ, अब ये भी बताए ना कि वो क्यों नहीं हो सकी थी उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर? हमारा परवेज इलाही साहब ने भी काफी जख्म खाए हैं वो असेंबली के अंदर। जी मतलब लास्ट वर्ड, ये सारी बातें उसी सूरत में हो सकती है ना जब गवर्नमेंट जो है वो कोई जुडिशियल कमीशन या JIT कॉन्स्टिट्यूट कर ले। अरशद शरीफ के केस के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ और उनसे दरखास्त की हुई थी कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं। वो तो खुद भी बना सकती है हुकूमत। मतीउल्लाह जान साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हैं ना, जस्टिस को ही लिखना है, जाहिर है वो बनाना तो अदालत नहीं है, कमीशन भी कमीशन के लिए जज किसने देना, वो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जज ने कमीशन भी बहुत बने माजी में। अब मसला ये है कि साबिक वज़ीर आज़म जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी अपनी एक अहमियत होती है, कोई भी इल्ज़ामात से मुबर्रा नहीं है। असल मसला ये है कि हर शख्स जो इल्ज़ाम लगाता है या जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसको अपने आप को कानून के सामने रज़ाकाराना तौर पे पेश करना चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।